बीटीएस का नया रोलिंग स्टोन इंटरव्यू सिर्फ एक नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था, बल्कि उसमें कमबैक, ग्रोथ और फ्यूचर ड्रीम्स का डीप रिफ्लेक्शन था। इसमें मेंबर ने एरी रन एल्बम, जंगकुक के सेवन और सुपर बाउल जैसे ग्लोबल स्टेज तक के टॉपिक पर खुलकर बात की है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो होस्ट रहते हैं वे बीटीएस का वेलकम करते हैं। फिर आरंभ कहते हैं वी आर बैक। तो होस्ट उनसे पूछते हैं 100 सॉन्ग या 110 सॉन्ग। मैंने आप लोगों से सुना है कि वे बहुत सारे सॉन्ग थे। आप लोगों ने इसे कैसे सीमित किया? आपने ये कैसे डिसाइड किया कि किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है? उनमें से कितने पूरे हो गए? और वे कौन से थे जो एल्बम में नहीं हैं? उन्हें क्या पसंद है? क्या वह ऐसी कोई चीज़ है जिसकी कमी आपको खलती है? जिस पर जिमिन हमारे कहते हैं कि उन गीतों का क्या होगा जो हमने लिखा था? तो श्रेया कहते हैं क्या उन्हें अलग-अलग इस्तेमाल नहीं किया जाएगा या कुछ ऐसा ही? फिर सुगा बताते हैं उसका उन सॉन्ग का यूज़ हम आपस में करते हैं, उन्हें बाँट देने के बजाय। जिन्होंने बताते हैं कि हम सारे सॉन्ग सुनते थे, जो न हमने साथ में बनाए थे। हमारी टीम ने भी उस सॉन्ग को सुना था। फिर हमने अपने विचार एक-दूसरे के साथ शेयर किए। हमने इस पर इस तरह डिस्कस किया कि कौन सा सॉन्ग अच्छा है, कौन एल्बम के लिए सूट करेगा, किसमें एल्बम वाली फ़ील नहीं आ रही है। हमने हर एक कौन को सुना, उसके साथ ही हमने इस तरह हमने सॉन्ग को जो ट्रैक में आए हैं उनको चूज़ किया। फिर इंटरव्यूअर कहते हैं कि क्या ऐसा भी होता था कि ये लड़ाई ना हो, लेकिन इस बात पर बहस कि मुझे यह गाना पसंद है, तुम्हें नहीं, और यह एल्बम में होना चाहिए, यह डिसीज़न कितना ज़ोरदार होता था, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है कि एक एल्बम किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो जेके कहते हैं कुछ भी पक्का तय नहीं था, इसलिए कोई असहमति नहीं हुई। तो इसे भी बताते हैं हमें क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में हम सभी की पसंद अलग-अलग होती है। फिर जेके कहते हैं कि हमारी थोड़ी बहस बॉडी टू बॉडी सॉन्ग को लेकर हुई थी। रिकॉर्डिंग होने तक गाने के बोल बदलने के बारे में हमारी मीटिंग होती थी। तो फिर आरम फाइनली बताते हैं कि आरम कहते हैं इस बात को लेकर बहुत सारे मतभेद थे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं। शायद हमें में से 2 लोग हम दोनों बहुत जोर देकर यह दावा करते हैं कि यह सॉन्ग एल्बम में ज़रूर होना चाहिए। अगर उनके पास इसका कोई ठोस तर्क है कि ये ज़्यादा लोगों को सॉन्ग पसंद आएगा या नहीं। ये सब करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था। फिर उसके बाद इंटरव्यू और मेंबर्स ने सारे सॉन्ग को लेकर वन बाय वन सब पे डिस्कशन किया। इसी तरह मेंबर एलियन सॉन्ग पर भी बातें करते हैं। तो उस पे इंटरव्यूअर कहते हैं अगर आप एलियन हैं तो मुझे लगता है कि एक उम्मीद है कि शायद आप अगले साल आप अपना सेट सुपर बाउल में उतारेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को इस बारे में कैसा लगता है। किसी वजह से बैड बनी तो जाहिर तौर पर अमेरिका है, लेकिन मुझे लगता है कि नॉन इंग्लिश भाषा में सुपर बाउल हाफ टाइम शो के उस आइडिया को लेकर अचानक लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है तो फिर बीटीएस क्यों नहीं। तो आर्मी में सिंपल लैंग्वेज में बता दूँ ये सुपर बाउल क्या है। जैसे इंडिया में आईपीएल फाइनल बहुत ह्यूज फील होता है, उसी तरह सुपर बाउल अमेरिका में इससे भी बिगर लेवल पर माना जाता है। तो इस पे जिमिन कहते हैं हम ऐसा तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें इनवाइट नहीं किया जाएगा। फिर जिमिन कहते हैं आपकी प्यारी बातों के लिए धन्यवाद। फिर जेहो बताते हैं कि मैं सच कहूँ तो एक कलाकार के लिए सुपर बाउल में परफॉर्म करना एक सपना है। तो जेके से पूछा जाता है तो जेके कहते हैं मैं तो चाहता हूँ लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर आरम ने एक जेके को लेके बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील किया। उन्होंने बताया कि जेको को सुपर बाउल स्टेज पर आने का इनविटेशन आया था, जबकि आशीन ने इसे पर्सनली इनवाइट भी किया था, लेकिन मिलिट्री की वजह से वह मौका मिस हो गया। आर्मी सोचो अगर यह परफॉर्मेंस हो जाती तो जेके हिस्ट्री क्रिएट कर देते। उसके बाद इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप सभी ने जब पहली बार जेके का 7 सॉन्ग की लिरिक्स सुने थे तो आपने क्या सोचा था? हालांकि वह बैंड में सबसे छोटा है, तो क्या तुम्हें हैरानी हुई या मजा आया, फिर यह तुमने टैक्स करके उसे छेड़ा या फिर क्या किया? सिविन कहते हैं अब वह बड़ा हो गया है। तो आरम बहुत हॉनेस्टली बताते हैं कि उन्होंने लेबर से कहा था कि जेको को मैच्योर साइड को रोकना नहीं चाहिए। इससे उनका मतलब था कि अब जेके बच्चा नहीं है, उसकी आर्ट भी उसकी ग्रोथ के साथ मैच्योर होनी चाहिए।
आरव ने जेके को फुली सपोर्ट किया। जेके उस टाइम पे थोड़ा साई स्माइल कर रहे थे। बाकी मेंबर भी टीजिंग स्माइल कर रहे थे उस टाइम। तो आर ने इससे एक बात नोटिस की कि बीटीएस मेंबर सोलो वर्क डिसीजन में भी एक दूसरे को सुपर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद एक फनी चीज हुई। वी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, उतने में ही जिमिन कहते हैं कि तुम्हारी नाक बह रही है। सच में मुझे उस टाइम अपने फ्रेंड्स की याद आ गई जो हर टाइम टीज करते रहते हैं। तो मतलब असली फ्रेंडशिप यही होती है। ये बहुत फनी था। फिर इंटरव्यूअर ने आरम से पूछा कि सोलो सक्सेस के बाद बीटीएस की आइडेंटिटी अब क्या है। तो आरम का आंसर यहाँ बहुत ज़्यादा ही डीप था। उन्होंने बताया कि अब बीटीएस सिर्फ 7 बॉय का ग्रुप ही नहीं बल्कि 7 डिफरेंट लाइफ जर्नी का रीयूनियन है। उन्होंने बोला कि सोलो ने सबको खुद को समझने में हेल्प किया है और अब ग्रुप स्ट्रॉन्गर होकर वापस आया। फिर इंटरव्यूअर ने मेंबर के कमबैक के प्रेशर के बारे में पूछा। तो मेंबर ने ये बताया कि हाँ, कमबैक आसान नहीं था। फैंस की ह्यूज एक्सपेक्टेशन, वर्ल्ड मीडिया प्रेशर और खुद को फिर से रिडिफाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसी प्रेशर ने एल्बम को स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो आज में इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं पे एंड हुआ।